गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल साइंस का कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, विषय वस्तु का विश्लेषण हम करेंगे और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। देखिए, ये सब जो हम ये बात कर रहे हैं टॉपिक, हर सब्जेक्ट के लिए जो टीचिंग का हर सब्जेक्ट है उसमें अवेलेबल है। आप पहले भी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर चुके हो, तो हम जस्ट इसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे है, क्वेश्चन को क्लैरिफाई भी करेंगे कि इसमें थोड़ा बच्चों को समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ कंटेंट्स एनालिसिस। विषय वस्तु के बारे में बताना है हमने। तो विषय वस्तु का विश्लेषण जो होता है किसी भी शिक्षक द्वारा जो हम पढ़ाई जाने वाली जो हमारी आपकी विषय सामग्री है उसका जो क्वांटिटेटिव्स होता है और एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो विभाजित होता है, डिवाइड होता है उसमें। तो उसमें विभाजन और महत्व के आधार पर जो क्रमिक रूप से उसको हम अरेंज करते हैं वो क्या है, आपका विषय वस्तु होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु जो उसके भिन्न भिन्न अंगों और पृथक पृथक रूप में रखकर क्रमबद्ध रूप से उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका विषय वस्तु। आगे इसके स्रोत हैं, सोर्सेज हैं विषय वस्तु के। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, विषय वस्तु से संबंधित। सेकंड है बेस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है आपका फैक्ट्स रिगार्डिंग एंड इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। फोर्थ है आपका यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। ये पॉइंट टू पॉइंट ही कर रहे हैं आप लोगों ने। उसके बाद क्या किया जाता है, बेस ऑफ मेजरिंग टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, के उद्देश्यों के मापन के लिए निर्मित किए जाने वाले परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ स्टडी एंड थिंकिंग, स्वयं पढ़ना। ठीक है, और उसका चिंतन करना। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, प्रयुक्त की जाने वाली जो शैक्षिक तकनीक है। तो ये क्या है, हमारा विषय वस्तु के स्रोत या साधन। ठीक है, आप चार्ट के द्वारा भी शो कर सकते हैं इसको कि हमारा जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम आगे कितने पॉइंट्स हैं, ये जो हमने करे हैं सभी आपका। तो इस तरह से आप एक फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये आप उसके द्वारा बच्चों को जब समझाओगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप लेसन प्लान भी तैयार करते हैं तो भी आप इस तरह से सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे साइंस के बच्चे हैं, हर बच्चे जो टीचिंग जिसके पास जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो हमें लेसन प्लान भी जब हम तैयार करते हैं उसको एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना होता है हमें। ठीक है, जैसे रियल टीचिंग प्रैक्टिस है आप लोगों की। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ईयर में आपको माइक्रो है, माइक्रो में भी हम जो लेसन्स हैं उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें कैसे थोड़ा उस लेसन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो रियल भी आपने करने हैं, आगे रियल भी करोगे आप तो उसमें कैसे हमें अरेंज करना है टॉपिक, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सारा आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके हैं फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस, सिद्धांत। देखिए, इसके अंतर्गत जो शिक्षण है उस कार्य को शिक्षक केंद्रित, टीचर कंसर्न न मानकर बल्कि हम स्टूडेंट्स कंसर्न मानते हैं। ठीक है, आजकल सभी जो कार्य किए जाते हैं वो बच्चों को ही ध्यान में रखकर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि जो परीक्षा होती है उत्तीर्ण होता है उसमें सिर्फ उसको न करके इसमें हम वांछित परिवर्तन के रूप में भी इसको स्वीकार करते हैं। तो जो हमारा अफेक्टिव लर्निंग होती है उसका तात्पर्य परीक्षा उत्तीर्ण करना न होकर उसमें बल्कि वांछित जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसमें परिवर्तन के रूप में उसको स्वीकार किया जाना है।
ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट, कि इसमें सरल से कठिन और का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। पहले सिंपल, फिर धीरे धीरे धीरे, जैसे हम सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 4, ठीक है, 3 फिर 4, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। उसके बाद फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और लास्ट में है इसमें कि इसमें प्रयोगवादिता का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। और लास्ट है आपका यह अनुभवजन्य सत्यों पर विश्वास करता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको एक बार दोबारा फिर से पढ़ना, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद है पेडागॉगिकल एनालिसिस, इसमें भी यही बताया गया है कि जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है उसके कार्य में भौतिक विज्ञान के जो अध्यापक होते हैं, फिजिकल साइंस के अपने विषय की जो विषय वस्तु है उसका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने में क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो सोपान है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसमें वही है। सबसे पहले हम विषय वस्तु का जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे हम, उसमें कंटेंट्स एनालिसिस किया जाएगा, आपका विषय वस्तु का विश्लेषण। नेक्स्ट है आपका उद्देश्यों का निर्धारण, जो हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है बेटा, एम्स हैं। नेक्स्ट है जो मेथड्स हैं, हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, प्रविधियाँ हैं, सामग्री है, उसका उल्लेख। नेक्स्ट है मूल्यांकन, एवोल्यूशन, ठीक है, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। उसके बाद आता है आपका, अगर हम बात करते हैं इसकी वेरियस कंटेंट, एक्सप्लेन द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वेरियस कंटेंट्स। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होंगे, विषय वस्तु की प्रकृति, हम नेचर को लेंगे, विषय वस्तु के शिक्षण अध्ययन, ठीक है, छात्रों के जो विभिन्न उसके वे होते हैं, ठीक है, उसका स्तर, समाज, उसकी मान्यताएं, आदर्श, उद्देश्य, ये सब इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो हम जिनकी उम्र करीब बच्चों की 13 से 15 वर्ष के बीच है, तो उनके जो मानसिक जो विकास का काल क्या है, उसमें देखिए क्या रहता है उन बच्चों का। ये बच्चे होते हैं जो छात्रों में शारीरिक और मानसिक गठन क्या होता है, तेजी से होने वाला परिवर्तन इसमें होता है इन बच्चों में। ठीक है, क्योंकि यह बच्चों का विकास का काल है, डेवलपमेंट का काल है। इसमें बच्चों की ग्रोथ, माइंड डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों की जो रुचियाँ होती हैं, खेलों में होती हैं और भी साहसिक कार्य करने में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वे अपने लिए स्वयं जो होती हैं नई नई जानकारियाँ, वो उसको खोज कर इकट्ठी करते रहते हैं। वे स्वयं को समझने की जो गहरी इच्छा है और रुचि रखते हैं, वो सोचते हैं जो हमने कहा है वो सही है। ठीक है, और इस अवस्था में जो मस्तिष्क होता है सहनशील होता है और आदर्शों का विकास जिसमें होता है। और क्या होता है, इन बालकों के लिए गहरी जो विशिष्ट रुचियां हैं, ये उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इस अवस्था में जो शीघ्र ही हमारा मेंटली तो विकास होता ही है, साथ में शारीरिक विकास भी होता है। तो कई बार इसलिए शारीरिक रूप से कई बच्चे क्या आते हैं, बच्चों की हाइट लंबी भी हो जाती है, कईयों की छोटी भी रह जाती है। वो कई बार एनवायरनमेंट, हेरिडिटी फैक्ट्स के कारण भी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके हमारे मानसिक जो संतुलन बच्चों में कैसे है या नहीं, ठीक है, कैसे किया जाता है 12 से 15 वर्ष की उम्र में, इसमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है हमारी व्यवस्था। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आप छात्र जो हमारी पाठ्यक्रम बिंदु है उसमें जो हमारे मेधावी छात्र हैं और मंद बुद्धि विद्यार्थी हैं, उनके बारे में क्या करिए, पाठ्यक्रम में प्रावधान जो मेधावी हैं और जो मंद बुद्धि हैं। ठीक है, मेधावी बेटा जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट्स होते हैं और जो आपके मंद होते हैं उनका IQ लेवल डाउन होता है, तो इन दोनों बच्चों में आपस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है,
तो जो इनकी विषय वस्तु है, जो हमारे मेधावी हैं इसकी हम वैसे कल बात करेंगे, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। जो विश्व के आधुनिकतम पाठ्यक्रम के स्तर पर जो निर्मित हमारे नए नए शोधों का समावेश इनमें होता है, ठीक है। छात्र क्रियाएं होती हैं जो इसमें कैसी होती हैं, बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स में होती हैं, सेमिनार्स में होती हैं, वर्कशॉप्स में होती हैं, क्लब्स में होती हैं। और जो हमारे मंद विद्यार्थी हैं उनमें क्या होता है, शिक्षण के साथ जो प्रदर्शन होता है वो क्या होता है, साधारण सिंपल प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको ही बार बार दोहराया जाता है। और जो एक्सपीरियंस होता है, उनका अभ्यास होता है, वर्कशॉप के अकॉर्डिंग होता तो है, लेकिन वो इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। अगर हम शिक्षक हमारा बिंदु है तो हम क्या अपने जो पॉइंट्स लेंगे इसमें, मेधावी और जो हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, परीक्षा के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है बेटा। तो मैं आपको ये जस्ट बता ही दिया एक तरह से। जो शिक्षक हैं आज ही हम बात कर लेते हैं इसकी, और उसमें अपने विषय का जो विद्वान है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण रखने वाला होता है, जो मेधावी बच्चे होते हैं उनके लिए, और उनके लिए जो मन बुद्धि होती हैं साधारण ज्ञान रखने वाला, और जो पिता तुल्य दृष्टिकोण होता है उसके अकॉर्डिंग ही स्नेह रखने वाला होता है। और जो हमारा समय चक्र होता है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो हमारा मेधावी छात्र है उनके लिए। और जो मंद विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ही फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जहाँ ज़रूरत, हमें टाइम टू टाइम हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए चेंज भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ज्यों का त्यों बना रहता है, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है सब कुछ। उसके बाद है परीक्षा, एग्ज़ाम्स, जो इसमें मेधावी है इसमें हमारे ऊंचे स्तर पर जो हमारे रिटन टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट की परीक्षा ली जाती है। और जो हमारे मंद विद्यार्थी हैं उनमें हम व्यवहारिक जो संपूर्ण व्यक्तित्व के आयामों पर जो आधारित शिक्षा है वो हम देते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।